वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 57 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका कंट्रोलिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ओके, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो आज चैप्टर 8 कंट्रोलिंग को खत्म करते हैं इस लास्ट टॉपिक को समझ के। ओके, तो चलिए, our topic is controlling process or you can say steps involved in controlling process. So guys, the first step is setting up of target or standard. Setting up of standard. Standard को टारगेट बोला जाता है कि नहीं? तो देखो, डरना नहीं है, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, डरने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ओके, पहले समझ लो, और बुक में तो इससे भी बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किया हूं, तो आप इसको लिख भी लेना। ओके, स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाता है कि नहीं? तो आप एक बार लिख लेना, समझते समझते लिख लेना, आपका हो जाएगा एक ही साथ। ओके, तो क्या है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड? देखो, पहले मैं समझा देता हूं, मैं फिर उसके बाद मैं भी ये बता दूंगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट करना होता है कि हम लोग तो पढ़े हैं। देखो क्या होता है, अगर मान लो किसी वर्कर ने 30 यूनिट प्रोड्यूस किया, 30 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो अब ये 30 यूनिट प्रोड्यूस किया है एक दिन में, तो ये क्या सही है या गलत है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया है। तो पहले तो एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, एक टारगेट सेट करना होगा। और टारगेट ये नहीं कि कुछ भी अब 100 यूनिट लगा दिया है कि नहीं, वो भी एनालाइज करके मैनेजर लोग एनालाइज करते हैं कि हाँ, जो सबसे अच्छा वर्कर है एक दिन में 30 बना पाता है, तो एक काम करो 30 सेट कर दो, 30 ठीक है, 30 बना लेंगे वर्कर। ओके, तो एक मान लो 30 यूनिट स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। अब इस पे वर्क होगा, काम होगा कि जो मतलब क्या है, वर्कर लोग 30 यूनिट एक दिन में बनाएंगे। तो पहले तो एक स्टैंडर्ड सेट होगा। तो पहला प्रोसेस क्या, पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग तो क्या करने स्टेप, तो कंट्रोलिंग का स्टेप क्या है पहला, कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करो। ओके, कि हाँ 30 यूनिट एक दिन में करना है, ये एक स्टैंडर्ड सेट है। ओके, या एक वीक में करना है, जो भी हो, ये जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो क्या लिखा हुआ है देखो, एक बार पढ़ लेता हूं। स्टैंडर्ड मींस टारगेट और यार्डस्टिक और माइलस्टोन, आप जो भी बोल सकते हो। ओके, अगेंस्ट व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, तभी तो इसे मेजर किया जाएगा कि सही वो चल रहा है काम या गड़बड़ चल रहा है। द स्टैंडर्ड मस्ट बी अवेलेबल, हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड व्हिच कैन नॉट बी अचीव आर नोइंग। द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल, सॉरी अवेलेबल बोल दिया मैंने, अचीवेबल होना चाहिए। अब मान लो आपने बोला, मान लो एक स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे मैंने अभी बोला था कि हाँ एक दिन में ना 200 यूनिट बनाना है आप लोगों को, ये तो अब इम्पॉसिबल है ना, है कि नहीं? या फिर कुछ आप ऐसा कुछ सोच लो कि हाँ, कि मेरा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ओके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे मान लो आपका मान लो 10 लाख रुपए का किसी कंपनी का इनकम है, ओके, साल का। अब वो बोले कि एक काम करते हैं, अगला साल 10 करोड़ का इनकम, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है कि नहीं? 10 लाख से सीधा 10 करोड़, तो 15 लाख बोल सकता है, 20 लाख बोल सकता है, डबल कर सकता है कि नहीं? 10 लाख का 20 लाख कर सकता है, लेकिन अब 10 लाख का 10 करोड़, ये तो मतलब अनअचीवेबल हो गया ना। अचीवेबल होना चाहिए, अब सपना देखने से थोड़ी होगा, कुछ भी बोल दिया। ओके, तो स्टैंडर्ड मींस टारगेट और यार्डस्टिक और माइलस्टोन, जो भी आप बोल सकते हो, अगेंस्ट व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल होना चाहिए। हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड व्हिच कैन नॉट बी अचीव्ड आर नो यूज, कोई काम का नहीं है। अगर आप एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दे रहे हो, वो वर्कर कर ही नहीं पाएंगे, कोई काम का नहीं है वो स्टैंडर्ड सेट करना या टारगेट सेट करना। तो देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Sometimes it is not possible to express the standard in numerical term. कोई कभी-कभी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल टर्म में पॉसिबल नहीं होता एक्सप्रेस करना, जैसे सेटिंग अप ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी सेट करना है कि नहीं? तो अब न्यूमेरिकल टर्म में थोड़ी होगा वो, है कि नहीं? सेटिंग अप ऑफ मैनेजर और मैनेजर के काम कैसे चल रहा है, लेकिन ये भी मेजर होता है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको स्टेप 2 में। ओके, द स्टैंडर्ड मस्ट स्पेसिफाई द टाइम, एक टाइम लिमिट भी होना चाहिए विद इन व्हिच दे हैव टू अचीव। अब मान लो 30 यूनिट बना दिए, अब 30 यूनिट एक दिन का टाइम था, 2 दिन में बनाए, तो ये थोड़ी ना बना दिए 30 यूनिट लेकिन 2 दिन में, तो ये ऐसा नहीं, टाइम लिमिटेड होना चाहिए। एंड एज फार एज पॉसिबल द स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट अप फॉर शॉर्ट टाइम, और शॉर्ट टाइम का होना चाहिए कि आप अगर एक साल का आप देखोगे स्टैंडर्ड, एक्चुअल स्टैंडर्ड और जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया एक साल का लोगे, तो ये दिक्कत ही हो जाएगा, है कि नहीं? सब मतलब हो ही नहीं पाएगा ये एक साल का। आप एकदम शॉर्ट टाइम का होना चाहिए, एक दिन, एक हफ्ता, है कि नहीं, 2 वीक्स, ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड सेट। ओके, तो आई होप आपको सबसे पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बात है, स्टैंडर्ड सेट करो पहले। ओके, नंबर 2 मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब मेजर, कंपेयर नहीं। अब आप कुछ बच्चे गलत सोच लेते हैं। अब मैं मान लो यहाँ पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में, तो
बच्चे सोचते सर कंपेयर करना है, तो कंपेयर नहीं, कंपेयर थर्ड स्टेप में होगा। ओके, अभी मेजर करो। मेजर मतलब एकदम सिंपल सा मैं बताता हूँ, ये पढ़ दूंगा मैं। मेजर मतलब मान लो इस हमने किया 25 यूनिट, बस 30 यूनिट सेट था, हमने 25 यूनिट किया, मेजर कर दिया। यही है मेजर कि कितना यूनिट बनाया है, 25 यूनिट, हो गया मेजर। ओके, तो चलो एक बार पूरा डिटेल में। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क। ओके, इवैल्यूएट करके एक्चुअल वर्क पता कर लो डन बाय द एम्प्लॉय। कितना कितना काम किया एम्प्लॉय ने, 25 यूनिट, बस हो गया मेजर। यही है मेजर। कंपेयर अभी नहीं करना है, कंपेयर करेंगे स्टेप 3 में करेंगे। ओके, व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली देन इट इज वेरी कन्वीनियंट टू मेजर द परफॉर्मेंस। न्यूमेरिकली होने से कन्वीनियंट होता है ना, पता चलता है कि हाँ 100, 50, 200 है कि नहीं, तो ये अच्छा होता है। और ये ज्यादातर स्टैंडर्ड किस में सेट होता है, आप देखोगे सेल वगैरह में, कि हाँ आपका सेल का टारगेट है, मान लो एक महीने का 50 यूनिट करना है आपको, 50 प्रोडक्ट बेचने होंगे, तो ये सब होता है। तो पॉलिसी वगैरह बेचना, इंश्योरेंस वगैरह का, कि आपको एक महीना में 3 पॉलिसी खुलवाना ही है, तो ये सब ज्यादा होता है यहाँ पे, सेल्स में ज्यादा होता है। While measuring the performance, the quantitative as well as qualitative aspect of performance is kept in mind. जब हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो दोनों को आपको माइंड में रखना होगा। तो क्वांटिटेटिव तो पता चल जाता है, अब क्वालिटेटिव कैसे? समटाइम एम्प्लॉय अचीव द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड पे अचीव कर लेते हैं, ओके, बाय इग्नोरिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब देखो किसी ने अचीव कर लिया, टारगेट कितना था, स्टैंडर्ड था 30, चलो बना लिया 30, जैसे तैसे बना लिया, अब क्वालिटी अच्छा है ही नहीं, है ना। बिस्किट बनाना था 30 पैकेट बनाना है बिस्किट, ओके, एक दिन में बना दिया 30, अब क्वालिटी उसका डाउन हो गया है, हड़बड़ी में किया है ना। तो ऐसा नहीं, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को इग्नोर नहीं करने का, ओके, सो नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाई मेजरिंग द परफॉर्मेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड आर ऑल्सो मेजर्ड। परफॉर्मेंस मेजर करते समय क्वांटिटी तो क्वालिटी भी मेजर करना पड़ेगा, ओके। क्वालिटी कैसा हुआ है, नहीं तो आप 1000 क्वांटिटी बना दो, क्वालिटी आजकल सही नहीं होगा ना, तो कोई नहीं खरीदेगा। आजकल मतलब कंज्यूमर को यही चाहिए, भाई 2 रुपया ज्यादा ले लो लेकिन सामान अच्छा चाहिए मेरे को, है कि नहीं। हम लोग को भी तो वैसे ही चाहिए ना भाई, 2 रुपया ज्यादा रख लो, है कि नहीं, पर उसका बेनिफिट अच्छा मिलना चाहिए। जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर इज मेजर्ड बाय लुकिंग एट द ओवरऑल एफिशिएंसी। अब देखो जैसे मेजर का क्या होता है, क्या बोला जाता है, हाँ, मैनेजर का वर्क कैसे मेजर होगा, है कि मैनेजर का भी तो सेट किया जाता है स्टैंडर्ड, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर इज मेजर्ड। मैनेजर का भी परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, कैसे, बाय लुकिंग एट द ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल, हाँ, कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है वो, मैनेज कर पा रहा है अपने अंडर सबऑर्डिनेट्स को। द परफॉर्मेंस ऑफ, जैसे अब एक और एग्जांपल है ये सब, ओके, देखना एग्जांपल ही समझ लो इसको। द परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस भी मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, टेक्नोलॉजी में चेंज करके, टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आपका मान लो क्या कुछ चेंजेस आ गए, कुछ मतलब नया मशीन आ गया मान लो, तो प्रोडक्शन में आपका चेंज, कुछ नई टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अपग्रेड हो गया, है कि नहीं, तो आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, है कि नहीं। तो ये मेजर किया जा सकता है। यहाँ पहले खराब होता था प्रोडक्शन, मतलब कम होता था, खराब क्या कम होता था, अब ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट भी कम लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, अपग्रेड हो गया, तो ये सब मेजर किया जा सकता है। तो सीधा बात है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है इतना लंबा चौड़ा देख के, बुक में तो इससे भी भयंकर लिखा हुआ है ज्यादा, ओके, आप बस इसको लिख लेना आराम से। और देखो सबसे पहला बात, स्टैंडर्ड सेट करो, कर लिया मैंने स्टैंडर्ड सेट 30 यूनिट, ओके, एक एग्जांपल है, ओके, और उसको मेजर करो कितना परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, 25 यूनिट हुआ है, बस कंपेयर करेंगे स्टेप 3 में। नंबर 3, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब आके नंबर 3 स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट किया था, उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे। कि हाँ मान लो स्टैंडर्ड सेट किया था 30 और एक्चुअल आया है अभी मान लो 25, तो 5 का डेविएशन आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया,
है कि नहीं। तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें थर्ड स्टेप पे। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। इफ देयर इज एनी मैच in both then the controlling function end there only। if there is match, अगर मैच कर रहा है ओके, मान लो स्टैंडर्ड सेट किया था 30 और आपका एक्चुअल भी हो गया 30, है कि नहीं, तो मैच कर रहा है तो आपका जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है यहीं पे खत्म। अब ये इसके बाद ये 4 नंबर 5 नंबर ये सब नहीं देखना है, ओके, यहीं पे खत्म, क्योंकि मैच कर गया, क्या टेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। बट इफ देयर इज मिसमैच, अगर मिसमैच हो गया, मान लो एक्चुअल आया 25, ओके, और मिसमैच और डेविएशन, देन द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। फिर जाके कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन मेजर्स लेने होंगे, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने होंगे, ओके। नंबर 4 एनालाइजिंग डेविएशन। अब फोर्थ स्टेप कौन सा है, एनालाइजिंग डेविएशन। अब आप एनालाइज करो, ओके, पता लगाओ कि आपका ये जो डिफरेंस आया है, डेविएशन आया है, कैसे आया है, ओके, क्या कारण क्या है, ओके, तो उसको एनालाइज करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल डेविएशन नीड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। अब देखो सारे डेविएशन को टॉप मैनेजमेंट तक बताने की, जानकारी देने की जरूरत नहीं है टॉप मैनेजमेंट को, ओके। कितना मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो हर डेविएशन टॉप मैनेजमेंट तक ले जाने की जरूरत नहीं है। कैसे, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं 1000, ओके, अब एक्चुअल में आया है 998, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करनी है पर मंथ 998 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है पर मंथ। कितना का डिफरेंस आ गया, डेविएशन आ गया 2 का। तो अब देखो 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना था, 998 प्रोडक्शन हुआ है, तो 2 का डिफरेंस आया, तो आप टॉप मैनेजमेंट तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, बात को आप नीचे ही संभाल लो, ओके। तो हर बात छोटी छोटी माइनर चीजें टॉप मैनेजमेंट तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ए रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड ओनली केसेस बियॉन्ड दिस रेंज शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। एक रेंज डिसाइड करोगे, हाँ 1000, मान लो फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने हैं, हाँ 900 से नीचे आ गया ना तो 100 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये थोड़ा हो सकता है 100-200 तक का डिफरेंस या 150 तक का डिफरेंस आपको बताना होगा, अपने टॉप मैनेजमेंट को जानकारी देनी होगी कि हाँ हमारा डेविएशन मतलब क्या, हमारा जो टारगेट था, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो पूरा नहीं हुआ है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपने अच्छे से काम किया हो, मशीन खराब हो, कारण तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता मशीन अच्छा हो, आपने अच्छा से काम ना किया हो, मतलब जानकारी देनी होगी। अगर मेजर कुछ डिफरेंस है तो जानकारी देनी होगी, अगर माइनर है तो जानकारी नहीं देनी होगी, नहीं चाहिए देने की, कोई जरूरत नहीं बनती है, ओके। दे मस्ट डिवाइड द डेविएशन इन 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में डेविएशन को डिवाइड किया गया है। डेविएशन व्हिच नीड टू अटेंड अर्जेंटली इन 1 कैटेगरी। एक कैटेगरी जो अर्जेंटली एकदम सॉल्व करना ही है उसको, ओके, जो एकदम मेजर, अगर वो सॉल्व नहीं किया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका पहले होता था 10, अब हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 या 15, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपको रेट ज्यादा लगाना होगा, है कि नहीं, प्राइस ज्यादा रखना होगा, ओके। तो इससे आपका प्रॉफिट कम आ सकता है, सेल नहीं हो सकता है ज्यादा, है कि नहीं। तो ये सब बहुत कारण हो सकते हैं, तो ये बताना होगा, ओके। ये अर्जेंट है तो डेविएशन व्हिच नीड टू अटेंड अर्जेंटली इन 1 कैटेगरी, एक कैटेगरी में रखो, एंड माइनर और इनसफिशिएंट डिवीजन इन अनदर कैटेगरी, और एक कैटेगरी बनाओ जिसमें छोटे मोटे डिवीजन जैसे 2 का डिफरेंस आ गया तो वो चलता है, ओके। दीज 2 कैटेगरी आर, एक पहला कैटेगरी है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सीपीसी, दूसरा कैटेगरी है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो सीटीसी को समझो, सीपीसी critical point control, it means keeping focus on some keys area, and if there is any deviation in this keys area then it must be attended urgently। एकदम कीज एरिया, जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका होता था 10 रुपया, ओके, एक पेन मार्कर बनाने में होता था 10 रुपया, अब वो मार्कर आप प्रोडक्शन कर रहे हो 15 रुपया लग जा रहा है, 50 रुपीज लग जाए, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो आप कितना में बेचोगे, आपका लाइट लेबर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट, ये सब कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो सबको लगा के आपको एक प्राइस सेट करना होगा ना। तो आपको 20 रुपया का ये मार्कर को आपको कितना लगाना होगा, 25 लगाना होगा, है कि नहीं। तो 25 रुपया लगाना होगा तो नहीं बिकेगा ज्यादा, दूसरे कंपनियां हैं जो 20 में बेच रही है कि नहीं। बहुत देखो प्राइस सेट करने में बहुत माथापच्ची होता है, ओके, बहुत कुछ देखना पड़ता है,
ओके, तो ये तो आपको कहाँ आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आ गया, समझ पा रहे हो ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आ गया। इट मींस कीपिंग ऑन फोकस ऑन कीज एरिया। ओके, इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दिस कीज एरिया देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली। और एक है नंबर सेकंड आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये क्या है, इट मींस अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। मतलब इसका मतलब समझो, अब एक मैनेजर है, ओके, अब ये सोच रहा है कि नहीं सारा काम मैं ही करूंगा, नहीं दूंगा मैं किसी को, मैं सारा काम मैं खुद कर लूंगा, तो कुछ नहीं होगा उससे। भाई अपना सबऑर्डिनेट पे विश्वास रखो, कुछ काम उनको भी दो, सकेंगे वो करने। ओके, तो सारा काम वो खुद अपने ऊपर नहीं लेना है, कुछ दो, कुछ पास करो, है कि नहीं। तो इट मींस मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। द डेविएशन व्हिच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल। हाँ, अगर कुछ बियॉन्ड द कंट्रोल, अगर मान लो वर्कर से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो मैनेजर आप करो, उसका डिसीजन आप लो, वो आप देखो क्या कैसे ट्रैक पे लाना है। बाकी छोटी मोटी जो माइनर चेंजेस है, माइनर जो गलतियां हैं वो खुद संभाल लेंगे, माइनर जो आपका डेविएशन है। ओके, तो मैनेजर को क्या है जो एकदम मतलब आपका बियॉन्ड द कंट्रोल है, ओके, वो हैंडल करो। ओके, अब माइनर डेविएशन को इग्नोर करो, थोड़ा इग्नोर करना सीखो, अपने बोलो अपने सबऑर्डिनेट को यार तुम लोग करो, है कि तुम लोग सबको ये छोटा मोटा चीज लेके मेरे पास मत आया करो बार बार, ऐसे बोलो। ओके, तो इसका क्या था आपका एनालाइजिंग डेविएशन में आपका दो आपका डिवाइड कर दिया गया था, डेविएशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। सीधा बात है, एकदम अर्जेंट वाला जल्दी करो, और दूसरा मैनेजर हर चीज काम खुद पे मत रखो, मैनेजर को रखना नहीं है खुद पे, कुछ पास आउट करो। ओके, खुद करेगा सारा काम, खुद करेगा कुछ भी नहीं होगा। ओके, चलो सॉरी, नंबर 5, पांचवा स्टेप, फिफ्थ स्टेप। ओके, समझ पा रहे हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इतना बड़ा डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लिखो इसको। ओके, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं लिखो, स्क्रीनशॉट लोगे तो मोबाइल पे रह जाएगा। नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। हाँ, अब देखो, अब सही करेक्टिव मेजर, डेविएशन आ गया, आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 30 यूनिट, एक एग्जांपल से, ये सब जस्ट एग्जांपल है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ओके, मैं बस समझाने के लिए एकदम नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। 30 यूनिट आपका स्टैंडर्ड था, आपका 25 यूनिट हुआ एक्चुअल, 5 का डिफरेंस। तो आप कुछ करेक्टिव मेजर्स लो, प्रिवेंटिव एक्शंस लो, कैसे ठीक होगा, सही ट्रैक पे कैसे आएगा आपका। Okay, so after analyzing the deviation, the next step is to take corrective action. There is no need for corrective action when the deviation are within acceptable limit. अगर लिमिट में है, एक्सेप्ट हो सकता है कि हाँ चलो 1000 से 2 का डिफरेंस आया है तो चलो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चलेगा उतना। ओके, तो ठीक है। ओके, और बियॉन्ड द लिमिट, हाउएवर इफ डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, एक रेंज पार कर गया, ओके, अब पानी सर से ऊपर चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं, तो आपको एक्शन लेना होगा, स्पेशली इन इंपॉर्टेंट एरिया। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एरिया में, जैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला है कि नहीं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, अब प्राइस बढ़ गया तो फिर सेल कम हो सकता है, खतरा है वहां पे। ओके, कुछ भी हो सकता है। आप अगर एक ये मार्कर 20 का है और कल ये अगर 30 का कर दे तो मैं तो नहीं लूं, है कि नहीं, तो मैं तो ना लूं ना, मैं 20 का दूसरा कंपनी का ले लूंगा, है कि नहीं। तो सब लोग यही सोचेंगे कि नहीं 20 में मिल रहा है 30 क्यों, है कि नहीं, वही चीज है, तो है कि नहीं। तो चलो, तो स्पेशली इन इंपॉर्टेंट एरिया इट डिमांड इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन, एकदम अभी चाहिए, अभी ठीक करो, सो दैट डेविएशन डू नॉट ऑकर अगेन। ओके, या मैं एक बार पढ़ देता हूं नीचे, आपका अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आपको तो, हाउएवर इफ डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज स्पेशली इन इंपॉर्टेंट एरिया it demand immediate managerial attention so that deviation do not occur again in future. okay, तो ये आपका है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नंबर 6, फीडबैक इन कंट्रोल, द लास्ट एंड फाइनल स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो, हमें क्या लगता है कि करेक्टिव एक्शंस ले लिए बस स्टेप खत्म, ऐसा नहीं है। ओके, फीडबैक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो, द कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस ले लिए, कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म, ऐसा नहीं है। as it is a continuous process, because it is a continuous process. After suggesting the corrective measures, a feedback report is prepared. एक feedback report बनाया जाता है, corrective measures लेने के बाद एक feedback report बनाया जाता है। Feedback refers to list of reason for deviation,
क्या कारण है, उसमें लिखा है क्या कारण था डेविएशन का, डिफरेंस का कारण क्या था, ओके, ऑफ प्लान और फॉर इनएफिशिएंसी इन ओवरऑल वर्किंग, या फिर कुछ इनएफिशिएंसी का क्या कारण था, सब लिखा जाता है। अलोंग विथ रीजन द करेक्टिव मेजर्स आर आल्सो स्पेसिफाइड, रीजन के साथ साथ क्या कारण थे डेविएशन के, उसके रीजन के साथ साथ आपके करेक्टिव मेजर्स भी उसमें स्पेसिफाइड की जाती है। ओके, आपके जो फीडबैक रिपोर्ट होगा उसमें करेक्टिव मेजर्स कैसे कैसे स्टेप्स लिए हैं सही ट्रैक पे लाने के लिए, उसको वो भी लिखा जाता है। ओके, फीडबैक रिपोर्ट एंड फीडबैक एक्ट एज ए बेस टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ताकि इसको देख के आप नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग कर सको, तो नेक्स्ट ईयर का फिर से प्लानिंग कर सको, मतलब आ गया कंटिन्यूअस प्रोसेस, है कि नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यहां से फिर शुरू हो जाता है आपका प्लानिंग वाला पार्ट, है कि नहीं, फिर प्लानिंग करेंगे, है कि नहीं, फिर शुरू हो जाता है नेक्स्ट ईयर पूछते हैं, फिर तो नेक्स्ट ईयर का गोल अचीव करना है ना, तो फिर प्लानिंग करेंगे। तो इसीलिए फीडबैक इन कंट्रोलिंग इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंट्रोलिंग प्रोसेस और पूरा चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। ओके, सो गाइस बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।